नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये तीनों इसलिए कि हो सकता है कि आप ये वीडियो सुबह देख रहे हो सकता है कि आप ये वीडियो दोपहर को देख रहे हो या शाम को देख रहे हो। मैं अखिल देवांगन आप सभी का तहे दिल से स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के इस वीडियो जिसका नाम है द सक्सेस रेसिपी। मैं यद्यपि बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, परंतु इस सेमिनार का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरा ऐसा इनविटेशन है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, सभी काम को बाजू में रख कर देखें। मान लीजिए कि बाहर बारिश हो रही है तो कोई चम्मच लेके बैठा है, कोई कटोरी, कोई थाली, कोई टंकी तो कोई पूरा स्विमिंग पूल। ये आपके पात्र के ऊपर निर्भर करता है कि आप यहाँ से कितना ज्ञान लेकर जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज आप यहाँ से सागर जितना ज्ञान लेकर जाए। कल की शाम एक सेशन ले रहा था, मेरी एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे प्रश्न किया कि अखिल सर, क्या ये सेशन अटेंड करने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं सफल हो जाऊंगी? सवाल वाजिब था, सवाल यकीनन वाजिब था। मैंने जवाब दिया, वो भी सवाल के रूप में। मैंने पूछा कि क्या ज्ञान ही शक्ति है? उसने कहा जी हाँ सर। मैंने कहा ज्ञान ही शक्ति है, ये अर्ध सत्य है, ये वाक्य पूर्ण नहीं है। पूर्ण सत्य है अमल किया हुआ ज्ञान ही शक्ति है। अर्थात जब तक उस ज्ञान को आप अपने जीवन में समावेश नहीं करेंगे, आज जो भी आप सीख कर जाएंगे उसे तुरंत ही अपने जिंदगी में अमल नहीं करेंगे तो ये पूरा वीडियो एक लेक्चर बन जाएगा। मैं आपको एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति एक रोज अपने कुछ मित्रों के कहने पर एक गुरु के पास पहुंचा। गुरु को प्रणाम किया और सामने बैठकर बोला कि हे गुरुदेव, वैसे तो मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मेरे कुछ मित्रों की वजह से, मेरे कुछ मित्रों के कहने पर मैं आपसे मिलने आया हूँ, तो आप कुछ बताइए। गुरुजी ने मुस्कुराकर पास में ही खड़े अपने एक अन्य शिष्य से कहा कि फल का रस ले आओ। शिष्य ने आज्ञा मानकर 2 खाली गिलास और एक जार मेज पर रख दिया। अब गुरु अपना ग्लास भरते हैं, फिर सामने बैठे उस व्यक्ति के ग्लास को भरते हैं, आधा भरते हैं, पूरा भरते हैं और फिर भी नहीं रुकते। व्यक्ति आश्चर्य हो गया। व्यक्ति बोल पड़ा, गुरुदेव ये आप क्या कर रहे हैं? ग्लास तो भर चुका है, बाकी नीचे गिर रहा है, व्यर्थ हो रहा है। गुरु ने रुक कर कहा, तुम्हें भी अपने मस्तिष्क को खाली रखना होगा। बिना न्यायाधीश बने सच्चे शिष्य के भांति मुझे एकाग्र मन से वर्तमान में रहकर बिना किसी घमंड के सुनना होगा, और तभी जो मैं समझाना चाहता हूँ वो तुम समझ पाओगे। अपने हर सेशन के शुरुआत में कहता हूँ कि छल करने वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद से छल करता है। ये वीडियो चाहे आप 15 वर्ष के हो, 25 वर्ष के हो, 30 वर्ष के हो या 50 वर्ष के, आपकी जिंदगी बदल सकती है। और बदलाव की शुरुआत होती है खुद से। महात्मा गांधी जी ने क्या खूब कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, हाँ यकीनन आप खुद को बदल सकते हैं, और एक दिन इसी तरह पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो बिना विलंब किए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का, आज के इस सेमिनार का, जिसका नाम है द सक्सेस रेसिपी। मैं आपसे पूछता हूं, अपने पहले विचार को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि द सक्सेस रेसिपी से आपका क्या तात्पर्य है। एक व्यक्ति जिनका नाम कॉपीमर था, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में 6000 से भी अधिक किताबें पढ़ी। एक मैगजीन के इंटरव्यू के तहत उनसे सफलता का मंत्र पूछा गया। उन्होंने 1000 सफल सूत्र की सूची बनाई रखी थी। इंटरव्यूअर ने कहा कि कॉपीमर, इतने सूत्रों को कोई व्यक्ति समझकर अमल में लाए तो पूरा जिंदगी निकल जाएगा। यदि आप इन सूत्रों को एक वाक्य में कहे तो वो क्या होगा? जवाब अद्भुत था। कॉपीमर ने कहा, यूज प्रूवन सक्सेस मेथड्स, जिसका हिंदी अर्थ है प्रमाणित किए गए सफल विधि का उपयोग करें। अर्थात जो लोग सफलता के शिखर पर हैं
वो कौन सी ऐसी बातों को, वो कौन सी आदतों को खुद में समावेश करके इस मुकाम को हासिल किए हैं। यदि आप या कोई अन्य उस पर आज से ही अमल करके चले तो शून्य से शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको खाना बनाना नहीं आता और आपको एक बड़े रसोई घर में सारी सामग्रियों के साथ छोड़ दिया जाए और कोई विशिष्ट व्यंजन बनाने को कहा जाए, तो क्या आप बना सकेंगे? जवाब होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे? उस विशेष व्यंजन की रेसिपी देखेंगे और उसे अमल में लाएंगे। ठीक उसी प्रकार जीवन में 3 पड़ाव है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। आप पूरी जिंदगी अलग अलग तरकीबें, अलग अलग नुस्खे अपनाकर विशिष्ट जीवन नहीं जी सकते। तो आपको सफल लोगों के सफल आदतों का अनुसरण करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने सबसे पहले सूत्र का। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानिए। हर सुबह खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जैसा मैंने हमेशा से कल्पना किया था? और यदि लगातार कुछ दिनों तक जवाब ना में आए तो समझ लेना कि कुछ बदलाव की आवश्यकता है। और भीतर जाकर समझते हैं, उद्देश्य आपके जीवन का वो भावना है जो आपके जीवन खत्म होने के बाद भी जीवित रहता है। आपके जन कल्याण हेतु जो सुविचार, जो सिद्धांत, जो मूल्य, जिसे वैल्यूज कहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होता। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी जी को याद करते हुए ट्रुथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा ध्यान में आता है। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं तो धैर्यता, पेशेंस ध्यान में आता है। मदर टेरेसा को याद करते हैं तो कंपैशन, दया ध्यान में आता है। वो आज हमारे बीच में जीवित ना होते हुए भी जीवित हैं, क्योंकि जो सुविचार, जो सिद्धांत, जो जन कल्याण हेतु उन्होंने कार्य किया है, जब तक संसार रहेगा वो हमारे भीतर जीवित रहेंगे। अपने जीवन के उद्देश्य को पता कैसे करें, ये अधिकतर लोग मुझसे पूछते हैं। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि पहला अपने पैशन को पहचानिए कि कौन सा ऐसा कार्य है जिसे आप 24 घंटे लगातार करते हैं फिर भी थकावट नहीं होती। कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें आप बहानेबाजी नहीं कर सकते। कौन सा ऐसा कार्य है जिसको आप उत्साह पूर्वक कर सकते हो। चाहे वो टीचिंग हो सकता है, चाहे इंजीनियरिंग का काम हो सकता है, चाहे सीए की पढ़ाई हो सकती है, चाहे डॉक्टरी का काम हो सकता है, चाहे अन्य मैन्युफैक्चरिंग काम हो सकता है। और गहराई से समझते हैं, यदि आपका पैशन टीचिंग है, लोगों को शिक्षा देना, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आपका उद्देश्य होगा कि छात्र छात्राओं के जीवन में असाधारण परिणाम लाना, उनकी छिपी प्रतिभा को खोज निकालना, उन्हें इस बात का एहसास दिलाना, और इस तरह करके आप उनकी जिंदगी में योगदान देना चाहते हैं। यही आपके जीवन का मूल उद्देश्य हो सकता है। यदि आपका पैशन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है तो उसमें और विशिष्ट और स्पेसिफिक जाकर सोचिए कि आपके क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के किस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं। यदि आपका जवाब उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग हो तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो आप जीवन के कल्याण हेतु बनाना चाहते हैं। यदि आप साड़ी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप ये सोचिए कि हर एक साड़ी जिसे दुनिया की कोई भी महिला पहनेगी और आईने के सामने खड़ी होगी तो उसे ये दिखाई देगा कि वो विश्व की सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर महिला है और उसे अपने आप पर गर्व महसूस होगा। इसी तरह यदि आपने अपने पैशन के अनुसार अपने उद्देश्य की खोज कर ली है तो याद रहे, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है, वो केवल बाई प्रोडक्ट होता है। जिस तरह गूगल का मिशन है टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, वो किसी भी टॉपिक पर 3.5 बिलियन सर्चेस पूरे दिन पर करते हैं। यदि गूगल प्रोसेसर को हर सेकंड में तोड़ा जाए तो 40,000 सर्च होता है प्रति सेकंड। गूगल जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े एनजीओज जिनके उद्देश्य तय है, मिशन स्टेटमेंट तय है, वो कहीं पर भी पैसों का जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा तो केवल बाई प्रोडक्ट है। आप लोगों के जीवन में कल्याण हेतु किस तरह उसका उपयोग करते हैं वही मायने रखता है। हम सबको मालूम है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, हम सबको मालूम है कि हम कैसे कर रहे हैं,
मगर हम में से अफसोस विडंबना के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग को ही मालूम है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं, यदि आप गृहिणी हैं, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, यदि आपका उद्देश्य क्लियर है तो अपने आप आपके भीतर वो आग होगी अपने काम को, क्वालिटी को, कस्टमर सर्विस को, परफॉर्मेंस को और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने का। यदि आप किसी संस्थान में जॉब कर रहे हैं तो केवल काम मत निभाइए, गहराई से समझिए इस बात को कि घर से कंपनी तक हर सुबह के सफर में आपका निजी उद्देश्य क्या है। यदि वो सिर्फ पैसा है तो माफ कीजिए, वो सफलता में रुकावट है। पैसा बुरा नहीं, एक अच्छे इंसान को पैसा जरूर कमाना चाहिए, तभी दूसरों का भला हो सकता है। आपके कंपनी के प्रोडक्ट से लोगों के जीवन में, आपकी कंपनी के सर्विसेज से लोगों के जीवन में क्या लाभ मिल रहा है, क्या आप उनके जीवन में योगदान कर रहे हैं, उसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस पर यदि विचार करते हैं तो वहां से आपका उद्देश्य निकल कर आएगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो खुद से पूछिए कि क्या ऐसा काम है जो आपके भीतर से प्रेरित करता है। किसी को देखकर नहीं, आंखें बंद करके खुद से, क्योंकि ईश्वर ने सबको अनूठा बनाया है। 750 करोड़ की बस्ती में आपके जैसा कोई नहीं है। किसी के आंखों का रेटिना एक जैसा नहीं है, किसी के अंगूठे का इंप्रेशन एक जैसा नहीं है। साथियों, जब आप ऐसा जीवन जीते हो तो सफलता बहुत छोटी लगने लगती है। सोचिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो मिस्टिकल पोयम द गीतांजलि लिखे, उन्हें एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया उन्हें अवार्ड देने के लिए। उन्होंने क्या जवाब दिया जानते हो? उन्होंने कहा कि ये तो मेरा काम है। आप ये अवार्ड उन नवयुवकों को दे सकते हो जो इस क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं, वो अंदर से प्रेरित होंगे। तो साथियों, अब बात करें सफलता के सूत्र नंबर 2 की। लक्ष्य निर्धारित करें। केवल उद्देश्य का पता लगाने से जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। यदि आपने खेल को अपना पैशन माना है, फुटबॉल आप खेलते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पसीना बहाएंगे, ये सब तब तक सार्थक नहीं जब तक मैदान में नेट ना लगा हो, कोई गोल पोस्ट ना हो। फिर जीवन उस फुटबॉल की तरह हो जाएगी। उसे सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। जिस तरह डाकिया उस लिफाफे को कचरे पेटी में डाल देता है जिस पर कोई पता नहीं लिखा होता, जिस तरह रेलवे टिकट काउंटर की भीड़ में रेलवे की खिड़की पर बैठा वो कर्मचारी उस व्यक्ति को टिकट देने से असमर्थ हो जाता है जिसे पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जाना चाहता है। याद रहे, जीवन में लक्ष्य तक ना पहुंचना कोई घटना नहीं है, परंतु लक्ष्य का ना होना एक बड़ी दुर्घटना है। आज ही पेपर कलम उठाइए और अपने शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल लिख लीजिए। ये शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है? शॉर्ट टर्म गोल होता है जो आप 1 साल में क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए बनाते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल जो आप 5 साल में प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए बनाते हैं। याद रहे, 3% लोग ही इस पूरे धरती पर ऐसे हैं जिनके पास असीमित पैसा है, जिनकी 7 पीढ़ियां भी मिलकर उस पैसे को गिन नहीं पाएंगे। अनगिनत पैसे के मालिक, और उसके पीछे का रहस्य केवल एक है कि उनके पास रिटर्न गोल्स हैं। जब ट्रेन में कहीं जाना हो, कम से कम 2 महीने पहले इसकी तैयारी हम कर लेते हैं। टिकट बुक कर लेते हैं, वहां जाकर क्या कपड़े पहनेंगे, किससे मिलेंगे, आसपास के स्थानों में कौन कौन सी जगह है वहां घूमेंगे, सब तय कर लेते हैं। मेरा केवल एक ही सवाल है साथियों, आपकी पूरी जिंदगी कैसे जाएगी, क्या कभी सोचा है? कहाँ है आपके लिस्ट ऑफ गोल्स? कहाँ है आपके लक्ष्य की सूची? बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव के समान है जिसका पतवार कहीं डूब चुका है, कहीं खो चुका है। भगवान भरोसे नाव पानी की दिशा अनुसार चलते रहेगी। जहाँ लकड़ी, जहाँ पत्थर, जहाँ कोई बड़ा अड़चन, बड़ा टुकड़ा आया, वहीं अटक जाएगी। जिंदगी जहाँ ले जाए उसके बाद राम नाम सत्य है, शमशान आखिरी मंजिल। और जो लोग बोलते हैं ना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, उनको बोलना आप कामचोर हो। उनको बोलना काम करे, पैसे बनाओ और गरीबों में बांट कर मर जाओ।
मेरी बातें कड़वी लगेंगी, मगर याद रहे मीठा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आप कड़वा लेंगे ना, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। मैं अपने वर्कशॉप में सारे पार्टिसिपेंट से उनके आने वाले 1 साल का गोल तय करवाता हूं और कुछ लोग यकीन मानिए 1 साल से पूर्व ही उसे पूरा कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, बोला अखिल सर, मैं बहुत मेहनत करता हूं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैंने कहा लक्ष्य निर्धारित किए हैं क्या, सूची कहाँ है? उसने कहा नहीं है। मैंने कहा गाड़ी में होगा, ढूंढ लो। उसने बोला नहीं है सर। मैंने कहा कोई कपबोर्ड में अगर चिपका रखा हो तो ध्यान से देख लो। उसने कहा नहीं सर, नहीं है। मैंने कहा फिर मेहनत करने से, केवल पसीना बहाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप सुबह सोकर उठते हैं और आंख बंद करके दौड़ते हैं, जिस दिशा में पहुंच जाऊं उस दिशा के लिए दौड़ते हैं, तो फिर भगवान ही मालिक है कि आप कहां पहुंचेंगे। उसी दिन उसने कागज कलम उठाया, अपने गोल्स बनाए और 1 माह बाद फिर से कॉल किया और बोला कि 2, 4, 10 रोज तो सब ठीक था सर, सब अच्छा चल रहा था, मगर फिर रुकावट आ गई। मैंने 2 तरीके बताए, ध्यान से सुनना और समझना। अपने लिखित गोल्स को चित्र बनाकर या प्रिंट लेकर जहां बार बार आपकी नजर जाती हो चिपका दो। जैसे ही आप सोकर उठे आपकी पहली नजर उस पर पड़नी चाहिए। और कल से 2 बार पूजा करना, एक भगवान की, मुझे लक्ष्य प्राप्ति के लिए शक्ति प्रदान करे, और दूसरा इस लक्ष्य की, और उस लक्ष्य के नीचे लिख देना कि यदि ये प्राप्त नहीं होता है तो मेरा बुरा से बुरा क्या हो सकता है। ये आपको प्रेरित रखेगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आज उस व्यक्ति के जीवन में काफी बदलाव आ गया। पूरी आत्मा से आज अपनी उपलब्धियों का श्रेय मुझे देता है। और मैं बस इतना ही कहता हूं कि मेहनत आपने किया है, मैंने सिर्फ दिशा निर्धारित करने को कहा था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सफलता का मंत्र, डोंट बी अ विक्टिम, बी अ विनर। कभी भी खुद को बेचारा ना समझे, बेचारा ना होने दे, हमेशा खुद को विजेता माने, विजेता। मैं गरीब हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं मोटा हूँ, मेरी हाइट कम है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, जीएसटी लागू हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, लॉकडाउन आ गया। बेचारा बनना और ब्लेम गेम खेलने की आदत हमें बचपन से होती है। जब हम स्कूल जाते थे साथियों तो अपनी गलतियों से लेट हो जाते थे, और टीचर जब पूछती थी कि क्यों लेट आए तो हम बोलते थे कपड़े प्रेस नहीं थे। रिक्शा वाला लेट से आया था, बारिश हो रही थी, रास्ता खराब हो गया था, टिफिन लेट से तैयार हुआ, और ना जाने क्या क्या। और सबसे मजेदार बात तो ये थी दोस्तों कि टीचर उन बहानों पर मुहर लगाकर क्लासरूम में बैठने की अनुमति दे देती थी। पर बहानों की आदत और वक्त के साथ थपेड़ों ने जैसे जैसे हमें बड़े हुए, आत्मविश्वास, आत्मानुशासन, आत्मीय मूल्य सब छीन लिया। क्योंकि बाहरी दुनिया में हम जो भी हैं, छल करने वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद से छल करता है। भीतर से भली भांति हम जानते हैं, और इसलिए क्षमता 100% होने के बावजूद भी आज हम केवल 20% पर आकर रुक गए हैं। 80% के लिए सरकार, परिवार, दोस्त यार और किस्मत दोषी है, ऐसा मान लिए। और इस तरह आपकी जिंदगी किस्मत चलाती है। जो कुछ भी हुआ तो बहाने लगाकर किस्मत को दोष दे दो। सरकार ऐसी है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। और जीवन के अंत में एक बेचारा, एक विक्टिम बनकर रह जाते हैं। आज ही अपनी क्षमता को पहचानिए, विक्टिम के बजाय विजेता बनकर जियो। देखो कितने ही लोग हैं, हजारों ऐसे सफल व्यक्ति जिन्होंने कितनी ही बार असफलता देखी मगर रुके नहीं, उद्देश्य पर, लक्ष्य पर लगे रहे, भिड़े रहे, टिके रहे, और कहा, हर बार कहा, हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ। ऐ मुश्किलों, देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कह गए कि यदि आपको अपनी राह में अड़चने, मुश्किलें ना मिले तो तुम गलत रास्ते पर हो। तो साथियों, खुशी के लिए काम ना करो,
खुश होकर काम करो। जीवन है तो कठिनाई तो आएंगी ही आएंगी, शांति तो केवल शमशान में ही मिलता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले दो लोग एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। मगर जो हम नहीं जानते हैं वो ये कि सन 1952 में एडमंड हिलरी ने अपने दूसरे प्रयास में भी असफल होते हुए पर्वत से जो कहा कि आई विल कम एंड कॉन्क्योर यू वन डे बिकॉज एज अ माउंटेन यू कांट ग्रो बट एज अ ह्यूमन आई कैन। पर्वत होकर तुम बड़े नहीं हो सकते, लेकिन समय के साथ साथ एज अ ह्यूमन बीइंग अपने हौसलों से मैं बड़ा होऊंगा और जरूर एक दिन आऊंगा और चढ़कर बताऊंगा। सोचिए, वो एटीट्यूड, वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा एक लीडर, एक अचीवर और एक विनर में ही हो सकता है। ठीक इसी प्रकार आम जीवन में भी कई प्रकार के पर्वत हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। कभी फाइनेंशियल, कभी इमोशनल, कभी रिलेशनशिप से रिलेटेड, कभी बिजनेस से रिलेटेड, कभी जॉब, कभी सैलरी से रिलेटेड, कोई भी चीज हो सकती है और हम उसके सामने गिव अप कर देते हैं। गिरने का मतलब असफलता नहीं होता है, परंतु गिरकर ना उठना वो असफलता होता है, वो फेलर होती है। मैं और आप कभी फेल नहीं होंगे। इस चैलेंज नाम के पहाड़ को बोल्डली फेस करेंगे, निडर होकर इसका सामना करेंगे। हमारे रिलेशन में, हमारे कैरियर में, हमारे बिजनेस में ग्रो करेंगे, लगातार ग्रो करेंगे। अगर गिरेंगे तो फिर उठेंगे, सीखेंगे, संभलेंगे और ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। और एडमंड हिलरी की तरह माउंटेन चाहे जितना भी बड़ा हो, अपने सपनों के साइज को छोटा ना करते हुए अपने एफर्ट्स के साइज को बड़ा करके उस पर जीत हासिल करेंगे। सफलता का सूत्र नंबर 4 एक सवाल से शुरू करना चाहूंगा मित्रों। सबसे खतरनाक एड्रेस, सबसे खतरनाक पता कौन सा है? यदि आपका घर उस पते में है तो समझिए जीवन आपका खत्म हो गया। और वो एड्रेस ना केवल कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलोर, चेन्नई, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, यूएस, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरी दुनिया में है। वो एक एड्रेस कौन सा है जो संसार का सबसे खतरनाक एड्रेस है? और वो एक एड्रेस है कंफर्टेबल जोन कॉलोनी। वो एकमात्र ऐसा पता है, वो एकमात्र ऐसा गली है, वो एकमात्र ऐसा बिल्डिंग है, वो एकमात्र ऐसा कमरा है जहां केवल अंधकार ही अंधकार है। क्योंकि व्यक्ति कंफर्ट जोन में अपनी आंखों में काली पट्टी लगा कर रखता है। हम अपने आसपास कितने ही लोगों को देखते हैं साथियों कि तमाम संसाधन, सुविधाएं, सब कुछ है, फिर भी बड़े नहीं बन पाते। माता पिता ने बेस्ट स्कूल में भर्ती करवाया, फिर भी औसत रह गए। अच्छे कॉलेज में भेजा, फिर भी औसत रह गए। कई लोगों को तो उनके माता पिता अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बना कर देते हैं, एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइज दिया जाता है, वहां भी वो औसत बन के ही रह जाते हैं। कितने लोग अच्छे गाते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छी चित्रकारी करते हैं, अच्छा खेलते हैं, ना बड़ा कभी गायक बनते हैं, ना कभी बड़ा लेखक बनते हैं, ना कभी बड़ा चित्रकार बनते हैं और ना कभी बड़ा खिलाड़ी बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे देयर इज ओनली वन रीजन, केवल एक ही कारण है, दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर कंफर्ट जोन। वो अपने कंफर्ट जोन को कभी परेशान नहीं करना चाहते। वो जैसी जिंदगी जी रहे हैं वैसे ही जीना चाहते हैं। सुबह जितने बजे उठने की आदत है उतने बजे ही उठेंगे। जितनी देर तक धीरे धीरे टीवी देखकर खाना खाने की आदत है वो पूरा वक्त लेंगे, उतने ही देर तक लगे रहेंगे। रात को फेसबुक स्क्रॉल करते करते 2 बज जाए, 3 बज जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब उनकी प्राथमिकताएं हैं दोस्तों। जितने लोगों से गॉसिपिंग करना है उतने लोगों से करेंगे ही करेंगे। यदि इन सब चीजों में कोई थोड़ा सा भी कमी हो जाए तो इतनी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है इनकी कि पूछिए मत। पृथ्वी का जीता जागता नर्क है कंफर्टेबल जोन। इसी कंफर्टेबल जोन की वजह से लोग कभी बड़े नहीं बन पाए।
हमेशा औसत बनकर जीवन व्यापन किया। उद्देश्य, गोल, जिम्मेदारी ये तो छोड़िए, इनको इन सब चीजों से कोई दिलचस्पी भी नहीं, कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और तो और शरीर का वजन हर दिन बढ़ रहा है, टीवी पर घंटों वक्त बिताएंगे। और अगर कोई टीवी बंद कर दे तो ऑनलाइन गेम्स खेलने में लग जाते हैं। देखिए साथियों, कोई भी चीज बुरा नहीं है, मगर लिमिट में सब सही है और बोलना पड़ता है। सोफे पर लेटकर मैच देखते हुए खिलाड़ी के आउट होने पर तुरंत इनके मुख से निकलेगा, पूरा मूड खराब कर दिया। इसी कंफर्टेबल जोन की वजह से अपॉर्चुनिटीज लोगों का दरवाजा पीट पीट कर निकल जाती है, चली जाती है, और वो दरवाजा उठकर तक नहीं खोलते हैं। आपको बताना चाहूंगा, अब्राहम लिंकन, जो आप सब जानते हैं, आप सब जरा सोचिए कि वो पहला चुनाव हार कर बैठ जाते, दूसरा चुनाव हार कर बैठ जाते, रुक जाते, तीसरा चुनाव हार कर कंफर्टेबल जोन में चले जाते। उन्होंने 15 चुनाव हारने के बाद भी 42 की उम्र में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। निराश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निराश हो सकते हो, आपका हक है, लेकिन निराश होकर बैठ जाने में प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है। कुदरत ने इंसान को सबसे बड़ी काबिलियत दी है, वो जैसा चाहे वैसा प्रतिभाव चुनाव कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। कोई भी घटना आपके साथ होती है और आप उस पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं, वही परिणाम तय करता है। एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार, टूटो मत, हार मत मानो, फिर से वापस खड़े होने का जज्बा रखो। उस ईश्वर का बनाया हुआ सबसे असाधारण कृति, सबसे असाधारण प्रोडक्ट, सबसे अद्भुत कमोडिटी है इंसान। असीमित इंफॉर्मेशन से लेस, अपनी ही सोच से एक औसत जिंदगी बिता रहा। पूरी ताकत तो झोंक, यदि पूरी ताकत झोंकने के बाद भी असफल हो जाओगे ना, तो मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन यदि अगर पूरी ताकत लगाए बिना ही असफल हो गए, तो दुनिया को कुछ भी बोलो, आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपके साथ क्या हुआ है। आप सब कुछ नहीं झोंके हो, उसी का ये परिणाम है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जितने सफल हो सकते थे, जितनी क्षमता थी आप में, उतने सफल हो या नहीं हो। कोई भी फैक्ट्री की सराहना इस बात पर नहीं की जाती कि कितना बड़ा जमीन है, कितना प्रोडक्शन अभी चल रहा है, बल्कि इस बात से आकलन किया जाता है कि कितनी उसकी कैपेसिटी थी और कितना प्रोडक्शन चल रहा है। यदि उस फैक्ट्री का मालिक जानता है कि 100% चल सकता है और आधी फैक्ट्री चल रही है, तो बाहरी व्यक्ति हो सकता है उसे जाकर ये बोल दे कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। मगर वो मालिक जानता है कि इसका ऑप्टिमम की तरफ हम नहीं पहुंचे हैं, अभी 100 के आसपास भी नहीं है, हम आधा ही उपयोग में ला रहे हैं। यदि आप भी अपने भीतर से जानते हैं कि आप अपनी क्षमताओं के कितना प्रतिशत उपयोग में ला रहे हैं, और पूरा झोंकने के बाद यदि आप हार जाते हैं, तो आपको अंदर से वो दुख नहीं होगा। साथियों, हम सबको अपने अंदर झांक कर देखना होगा। क्या हम अपने कंफर्ट जोन में तो नहीं बैठे हैं? हम उसी खतरनाक एड्रेस में तो नहीं रहते हैं? खुद से पूछिए, क्या बाहर दुनिया को सामना करने में मुश्किलें आती है आपको? क्या सबके सामने अपना प्रस्ताव रखने से घबराते हैं? क्या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? क्या ईगो प्रॉब्लम है? क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? ये सब प्रॉब्लम नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है बाउंस बैक करना, वापस गिरकर फिर खड़े हो जाना। लड़ो भिड़ो गिर जाओ, मगर गिरने के बाद गिरे मत रहो, फिर से वापस खड़े हो जाओ। गिर कर रहना ही प्रॉब्लम है, गिर कर उठना कभी असफलता नहीं कहलाता। किसी रात के अंधेरे में इतनी औकात नहीं कि हमेशा रात रख सके। सूरज की एक किरण ही काफी अंधेरे को चीरने के लिए, और आप सूरज हैं। हो सकता है कि आपको तकलीफें हो, मान लिया जाए, हो सकता है कि बाधाएं हो, अड़चने हो, लिमिटेशंस हो, लेकिन सूरज हैं आप। रात की औकात नहीं कि आपको रोक ले, बांध ले।
हाँ, थोड़ा सा लेट जरूर हो सकता है सफलता पाने में, लेकिन कंफर्टेबल जोन में मत जाइएगा। कहीं लोगों के बातों को दिल में मत लगा लेना। कहीं कभी किसी ने आपको बोला कि आप ये नहीं कर सकते, आप में कमी है, आपको ये नहीं आता, भले सामने वाले की बात में सच्चाई ही क्यों ना हो, लेकिन आप सीख के खुद को अपग्रेड करने की जगह उस बात को दिल में लेके बैठ गए तो अफसोस आप औसत मर जाएंगे। दुनिया का सबसे खतरनाक पता है कंफर्टेबल जोन, कंफर्टेबल बिल्डिंग, और औसत एवरेज मरने से बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इंसान को कुदरत ने अद्भुत कृति के रूप में बनाया है, इसलिए पेट्रोल पंप में बंकर धीरू भाई अंबानी बन जाते हैं, पेपर बांटने वाला आदमी देश का राष्ट्रपति मिसाइल मैन बन जाता है। ये काबिलियत सिर्फ आपके पास है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें उचित शिक्षा नहीं मिली। उचित शिक्षा तो फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था। कुछ लोग कहते हैं कि बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। प्रख्यात संगीतकार ए.आर. रहमान के पिता की भी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। क्या बहाना लेके आएंगे आप? अत्यंत गरीब घर में जन्मा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देश के अधिकांश सफल लोगों का जन्म गरीब परिवार में ही हुआ है। श्रीकांत बोल्ला जो बोल्लांत इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, नेत्रहीन थे और गरीब किसान के घर पैदा हुए थे। इससे गया बीता क्या हो सकता है? फिर भी उन्होंने क्या कर दिखाया। मैं बचपन से ही अस्वस्थ था। मेरा शारीरिक रूप से विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था। अरे महान संगीतकार बेथोवेन, गूगल में सर्च कीजिए, 20 साल की उम्र में बहरा हो गए दोनों कानों से। अब जो व्यक्ति सुन नहीं सकता वो महान संगीतकार कैसे बन सकता है? ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मैटलिन भी बचपन से ही बहरी थी। कुछ लोग बोलते हैं कि अब मेरी उम्र फिर शुरुआत करने की नहीं रही, तो KFC के फाउंडर कोलोनल सैंडर को याद कीजिए। 64 की उम्र में अपना ढाबा बंद हो जाने के वजह से एक स्कूटर निकाल के अपने चिकन की रेसिपी लेकर निकले। 1009 रिएक्शंस झेले, उसके बाद पहली हाँ सुने, और आज हजारों, आप गूगल सर्च कीजिए जनाब, हजारों KFC के नाम से हर जगह फ्रेंचाइजी चल रही है। अब मेरी उम्र फिर शुरुआत करने की नहीं रही, ये कभी मत सोचिएगा। आप 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 55 के हो, 60 के हो, 65 के हो, 70 के हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 25 की उम्र में भी 65 उम्र जैसा काम करते हैं, और 65 की उम्र वालों को भी जानता हूं जो 25 साल की उम्र जैसा काम करते हैं। करसन भाई पटेल, निरमा सुपर, निरमा का नाम तो सभी जानते हैं। ये अपनी आधी जिंदगी साइकिल में निरमा बेचते हुए निकाल लिए जनाब। अपने आप को बुद्धिमत्ता से कम समझने वाले, कम आंकने वाले लोग ये जान लें कि थॉमस अल्वा एडिसन को मंद बुद्धि कहकर बचपन में ही स्कूल से निकाल दिया गया था। जो चिट्ठी में लिख कर दिया था उसकी माँ ने छुपा कर रखा, उसे कभी एहसास होने नहीं दिया। जिन्होंने 40 से ज्यादा आविष्कार किए, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। कभी भी नकारात्मक व्यक्तियों के इर्द गिर्द मत रहिए यार, क्योंकि एक विचार वो देते हैं, आपका पूरा दिन बिगड़ जाता है, पूरी जीवन बिगड़ जाती है। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचार का स्वागत ही मत करो। अब 5वां सफलता का सूत्र देने जा रहा हूं, उत्साह और कार्य नैतिकता। जीवन में हर काम को बोझ समझकर करने के बजाय जुनून के साथ कीजिए। यदि आपको अपने काम में उत्साह नहीं होगा तो आप उसे वो ऊंचाई नहीं दे सकते जो आप देना चाहते हो। साथियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनके आते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं, माहौल में ताजगी आ जाती है, सब कुछ खुशनुमा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जिनके आते ही सबके चेहरे में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है, जिनके आने से महफिल और बोझिल हो जाता है। यह फर्क आता है उत्साह से। यदि आपने जिंदगी में सुख ढूंढने का नजरिया बना लिया, यदि आपने नकारात्मक वाक्यों को अलविदा कह दिया, यदि आप अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, उसकी महत्वता को समझ चुके हैं, यदि आप बहानों से दूर करके उसे त्याग लिए हैं, तो यह ध्यान रखिए कि हर पल आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। एक बच्चा ठेले पर तरबूज रखकर बाजार में बेचने जाता था।
5 दिवस हो चुके थे, एक भी तरबूज नहीं बिका था। भरी गर्मी में बच्चा हर रात पसीने से लथपथ, निढाल, असहाय घर लौटता था। एक रात माँ ने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तेरा एक भी तरबूज नहीं बिकता। बच्चा मायूस होकर कहता है, माँ मैं पूरी मेहनत करता हूँ, पता नहीं लोग मेरा तरबूज क्यों नहीं लेते। माँ ने कहा, बेटा तू मुझे बता, तू कैसे तरबूज बेचता है। उस बेटे ने अपने तरीका माँ को बतलाया। उस माँ ने कहा, बेटा अगर तू इतने निराश मन से, इतना हतोत्साहित होकर, इतनी निरसता के साथ बेचेगा तो तेरा तरबूज कौन लेगा, कौन खरीदेगा। बेटा पूछता है, माँ तुम ही बताओ मैं क्या करूं। माँ कहती है, जरा जा, उत्साह से बोल, चिल्ला के बोल, आग से बोल, दिल से बोल, ऐसी आवाज निकलनी चाहिए कि दूसरा आदमी बाध्य हो जाए तेरी आवाज सुनने के लिए। अगले दिन बच्चा वापस बाजार में जाता है। वहां उसने पूरी उत्साह के साथ जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लीजिए लीजिए, मैं आपके लिए बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट तरबूज लाया हूँ। ऐसा तरबूज जो सिर्फ नदी के उस पार मिलता है, ऐसा तरबूज जो सिर्फ और सिर्फ भाग्यवीर लोग ही खाते हैं। इसे खाकर आपकी भाग्य चमक जाएगी। और क्योंकि ये तरबूज बहुत कम मात्रा में है और मेरा वादा है आपसे कि इतना मीठा, इतना अच्छा, इतना सस्ते दामों में तरबूज आपने पूरी जीवन में नहीं खाया होगा। और देखते ही देखते मिनटों में उसके सारे तरबूज बिक गए। मित्रों, यदि उत्साह होगा तो वो उत्साह आपके शब्दों के माध्यम से, आपके हाव भाव के माध्यम से, आपके व्यवहार के माध्यम से हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जो भी आपके संपर्क में आएगा, और वो आदमी आपका मुरीद बन जाएगा। आप घर में, परिवार में, समाज में, कार्यस्थल में, हर जगह लोकप्रियता हासिल करेंगे। जिस दिन आप हर पल उत्साह से भरे हुए रहेंगे, हर पल उत्साह में डूबे रहेंगे, और उत्साहित होने के लिए आप किसी पद, आपकी क्या हैसियत है, आप क्या काम कर रहे हैं, ये सब कुछ भी महत्व नहीं रखता है। भगवान श्री राम जब लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र में पुल बनवा रहे थे, तब वानरों की सेना लगी पड़ी थी, हर पत्थर में राम शब्द लिख के सागर में डाल रही थी। तब एक छोटी सी गिलहरी जो सारे बंदरों के बीच, सारे वानरों के बीच पैर के पास बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, परेशान कर रही थी। कुछ बंदरों की नजर उस पे पड़ी तो राम भगवान को आकर बोले कि हे प्रभु श्री राम, एक छोटी सी गिलहरी है जो हम लोगों को अड़चन कर रही है, बाधा डाल रही है। प्रभु श्री राम ने उस गिलहरी को देखा। वो गिलहरी रेत के पास लोट पोट करती थी और जाकर जहां रेत इकट्ठे हो रहे थे वहां इकट्ठा करके आती थी। प्रभु श्री राम ने उसे बुलाया और पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तुमसे वानर परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे चंद रेतों से हमारे पुल का निर्माण कैसे होगा? तो उसने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया, बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया। गिलहरी ने कहा कि हे प्रभु श्री राम, भले ही चंद रेत में इकट्ठा करूं, मगर अपनी क्षमता को 100% उपयोग में लाना चाहती हूं। हालांकि मेरे इस चंद प्रयास से आपको ज्यादा लाभ नहीं होगा, मगर इस सेना के साथ मैं भी हूं और अपने आप को 100% समर्पित भाव से काम में झोंकना चाहती हूं। प्रभु श्री राम इतने प्रसन्न हुए कि कहते हैं कि उन्होंने अपनी उंगलियां फेरी उसके पीठ में, और जो चिन्ह उसके पीठ में दिखाई देता है वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान है। ये तो चंद उदाहरण थे आपको समझाने के लिए। आप तो सोचते होंगे कि आप अपना पूरा उत्साह भरते हैं हर कार्य में, मगर नहीं। जरा फिर से सोचिए, जरा गौर से परखिए अपने आप को। तुरंत निर्दोष साबित मत कीजिए खुद को। थोड़ा वक्त लीजिए, देखिए क्या आप पूरी लगन डालते हैं? क्या आप हर कार्य में खुश होकर करते हैं? क्या आपके भीतर वो लगन, वो जुनून नजर आता है? अगर आपके भीतर वो पैशन, वो उत्साह नहीं है, तो फिर आप कितने ही टैलेंटेड, कितने ही प्रतिभावान क्यों ना हो, आपके पास कितने ही संसाधन क्यों ना हो,
सफलता अभी बहुत ज्यादा दूर है। यदि आप अपने कार्य को पूरे उत्साह के साथ नहीं करते हैं तो आधे रास्ते तक पहुंचकर थक जाएंगे, ढेर हो जाएंगे, क्योंकि इंसान उसी काम को अंजाम दे पाता है जिस काम के अंदर वो दिल से, पूरी जुनून से, पूरी ताकत झोंक दे। साथियों, मेरा यह मानना है कि यदि एक मूर्ख या योग्यता विहीन व्यक्ति असफल होता है, यदि एक मूर्ख या योग्यता विहीन व्यक्ति अपने सपने को ना पा सके तो उतने दुख की बात नहीं है। लेकिन यदि एक योग्य व्यक्ति, एक काबिल व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति असफल हो जाए तो उसे जरूर शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी योग्यता, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी क्षमता के साथ और अपनी काबिलियत के साथ अन्याय किया है। वीडियो के अंतिम पड़ाव में अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कहानियाँ, ये उदाहरण, इन सब के पीछे कुछ लेसन छुपा है। मैं जानता हूँ कि आपके मन में विचारों का विस्फोटक हो रहा होगा। यदि आज आप मेरी इन सारी बातों को थ्योरी समझकर भूल जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ये सारी बातें उन श्रोताओं के लिए कही है जो वास्तव में बदलना चाहते हैं। और यदि आप थोड़ी भी बदलाव चाहते हैं, थोड़ा भी नया ऊंचाई पाना चाहते हैं, थोड़ा भी बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो मैं अखिल देवांगन, आपका साथी, आपका शुभचिंतक, आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। ना तो मैं संपूर्ण हूं और ना ही आप। मुझे, आपको, हम सबको संपूर्ण बनने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है, और इस सफर में हर रोज छोटा सुधार करते चलेंगे तो जिंदगी आसान लगने लगेगी। एक बड़ा समुद्र ढेर सारी छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनता है। एक बड़ा बगीचा ढेर सारे फूल पौधों की मदद से बनता है। एक बड़े पर्वत को छोटे छोटे कदमों से लांघा जाता है। तो आइए आप और मैं मिलकर इस जर्नी का शुरुआत करते हैं, छोटे छोटे बदलाव लाते हैं अपने जीवन में और सार्थक बनाते हैं इस जीवन को। और इसलिए यदि आज इस क्षण में आपके मन में कोई अच्छा विचार जन्म ले रहा हो, कोई सुनहरा सपना करवट ले रहा हो, तो आज ही से जुट जाइए। अपने परिवार वालों के आशीर्वाद से, अपनी पूरी योग्यता से, अपनी पूरी काबिलियत से, बिना किसी बहानेबाजी के, बिना किसी कंप्रोमाइज के अपने लक्ष्य की ओर झोंक दे खुद को, क्योंकि उसके बाद आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। और ये वादा है मेरा आपसे कि आप चाहे जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस भी स्थान में हो, अभी आप हारे नहीं हैं, अभी आप चुके नहीं हैं, अभी आप खत्म नहीं हुए हैं। अभी भी आपका मोल उतना ही है जिस समय आप जन्म लिए थे, उस समय जितना मोल था आपका, बस थोड़ी धूल पड़ गई है। और यदि आप सफल हैं तो 2 कदम और सफलता की ओर चलिए। सीखने का प्रक्रिया तो कभी खत्म नहीं होता। सीखना छोड़ देंगे तो ठहरे हुए पानी की तरह हो जाएंगे, जो दलदल में बदल जाएगी और बदबू आने लगेगी। जीवन में सदैव सीखते चलना है, बढ़ते चलना है। बी अ लाइफ टाइम लर्नर। और आज के इस सेशन में पूरी बात ना भी याद रखे तो भी कोई 3-4 विचार भी अगर याद रखते हैं और अमल में लाते हैं तो भी आपको जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे इतनी धैर्यता से, इतने देर तक आपने सुना, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से आपसे धन्यवाद कहता हूँ। मैं अखिल देवांगन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।